दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूं कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन सा है, तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार मार्केट स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग लिक्विडिटी का भी नाम लेंगे। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एसएमसी के कंसेप्ट्स हैं 1 टू लेके 5 के बीच में, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले, फिर लास्ट में टॉप 5 में वो आ जाएँगे। क्योंकि इसका ना कोई फिक्स आंसर नहीं है। बहुत सारे लोग अलग-अलग बातें बताते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा कि कौन-सा कांसेप्ट क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नंबर 1 की बात करूँ तो वो हमारा लिक्विडिटी आता है। तो क्यों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सब के पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, वो सारी की सारी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और ये वीडियो दोस्तों थोड़ा-सा थ्योरेटिकल होने वाला है। क्या होने वाला है? थ्योरेटिकल। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू बहुत सारी नॉलेज यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो पीडीएफ है इसको आप बार-बार रीड कर सकें, तो आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट एक्चुअली है क्या, क्योंकि उन्होंने ये सीखा है कि सीधे मार्केट स्ट्रक्चर से लोग स्टार्ट कर देते हैं, सीधे लिक्विडिटी से लोग समझाना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग आपको फैक्टरल नेचर वगैरह पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि जो फेमस एसएमसी क्रिएटर हैं जैसे ग्वारियर वगैरह जो हो गए हैं, उनकी भी वीडियोस मैंने बहुत साल पहले देखी थी और आज भी देखता हूँ। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग भी ज़रूर देखते होगे अगर आप एसएमसी देखते हो तो। तो क्या है ना कि बेसिक क्या चीज़ है, किसके बेसिस पे ये सारे कांसेप्ट बने हैं एसएमसी के और आईसीटी के, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एसएमसी क्या है? देखिए, एसएमसी डज़ नॉट गिव यू अ न्यू सेट ऑफ इंडिकेटर्स, मतलब आपको कोई इंडिकेटर्स वगैरह नहीं बताएगा, जैसे कि आरएसआई हो गया, जैसे कि प्राइस एक्शन हो गया। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये इंडिकेटर है या फिर ये बताएगा कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। सिंपल सा ये आपको ये बताएगा कि कंप्लीट एंड डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मार्केट एक्चुअली इज एंड हु इज एक्चुअली रनिंग इट। मतलब कि सिंपल 2 चीज़ों के बेसिस पे ये हमारा एसएमसी के कंसेप्ट बने हैं, जितने भी स्मार्ट मनी के हैं। क्या चीज़ है वो? कि मार्केट एक्चुअली है क्या? मार्केट, व्हाट मार्केट एक्चुअली इज, व्हाट मार्केट एक्चुअली इज, एंड दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज रनिंग इट, हु इज रनिंग इट। अब कोई सा एक स्टॉक है, फॉर एग्जाम्पल हम स्टॉक के एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे कोई सा एक स्टॉक है, ए बी सी करके कोई स्टॉक है। अब स्टॉक को कौन रन कर रहा है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको रन करने के लिए क्या-क्या प्रोसेस लगेगा, किस तरीके से प्रोसेस या बाइंग या सेलिंग एग्ज़ीक्यूट होगी, वो चीज़ हमारी एक्चुअली में एसएमसी के कांसेप्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टॉक की एबीसी को समझने की कोशिश करते हैं। एबीसी क्या है? एक स्टॉक है, इसके 3-4 चीज़ एलिमेंट होंगे जो इसको मूव कराएँगे। सबसे पहला इसका जो ओनर होगा, जो ओनर है जिसको या तो फिर हम प्रमोटर भी कहते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि ओनर्स के पास इतनी ज़्यादा इक्विटी नहीं होती जितनी दूसरे बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या प्रोमोटर्स के पास होती है, ठीक है? तो ओनर्स, प्रमोटर इनको रन करते हैं। दूसरे हमारे जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर ये कोई अच्छी क्वालिटी का स्टॉक होगा, तो इसमें इंस्टीट्यूशन वगैरह, हेज फंड्स, पेंशन फंड्स, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्या है? वो एक चीज़ का फंड ही तो है वो, तो लोगों को पैसा प्रोवाइड करा रहा है, लोग वहाँ पे पैसा जमा कर रहे हैं। तो ये सारे लोग उसके पार्टिसिपेंट हैं। फिर उसमें एक पार्टिसिपेंट और आता है जो कि आपके और हमारे जैसे लोग हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में बाय करते हैं, ठीक है? तो वो होते हैं हमारे रिटेलर्स। तो एक स्टॉक के पीछे बहुत सारे लोग हैं जो उसको रन कर रहे होते हैं। अब जिसके पास जितना ज़्यादा स्टेक होगा वो उतना ज़्यादा पावर रखेगा। अब जैसे आपकी कोई कंपनी, आप ही की कोई कंपनी है, एबीसी करके आपकी कोई कंपनी है और आपके पास उसका मान के चलो कि 60% स्टेक आपके पास है। मतलब उसके 1 लाख स्टॉक हैं, जिसमें से 60,000 स्टॉक्स या फिर 60,000 शेयर्स वो आपके पास ही हैं। तो आप क्या कर सकते हो? आप कल की डेट में इन स्टॉक्स में से मान के चलो कि आपने 20,000 स्टॉक बेच दिए, तो क्या होगा मार्केट में, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके चार्ट पे? इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ेगा, एकदम से बहुत बड़ी गिरावट टाइप की आ जाएगी, हो सकता है कि डाउन सर्किट या फिर लोअर सर्किट भी लग जाए। तो ये किसके पास पावर है? ये आपके पास पावर है, जस्ट बिकॉज़ कि आपके पास उसका शेयर है। जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर होंगे, उतना ज़्यादा वो मार्केट को, स्टॉक को रन कर पाएगा। और शेयर कैसे आएगा? ज़्यादा मनी के साथ। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 40 60% स्टॉक्स आपके पास हैं।
तो मैं भी अगर इसका 15-20% स्टॉक अगर रख लूँ अपने पास, तो छोटा-मोटा मूव या फिर एक थोड़ी-सी रैलीज़ वगैरह तो मैं भी लेके आ सकता हूँ, इतनी पावर उसमें आ जाती है। तो सिमिलर यही चीज़ है कि जो हमारा एसएमसी है, जो एसएमसी स्मार्ट मनी कांसेप्ट है, what is market actually is and who is actually running it. At its most basic level, price is not moving randomly. It is being deliberately delivered to areas where large players can execute big orders efficiently. अब जैसा कि जो मोस्ट बेसिक लेवल पे अगर एकदम आप समझना चाहो बेसिक लेवल पे कि प्राइस हमारा एक्चुअली है क्या और वो कहाँ पे मूव हो रहा है, वो उस एरियाज में मूव हो रहा है, उस एरियाज में मूव हो रहा है, ठीक है? रैंडमली कहीं पे भी नहीं जा रहा है। अगर आप देख रहे होगे प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रहा है और फिर वहाँ से एकदम से नीचे गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, साइडवेज़ जा रहा है, तो ये रैंडमली नहीं हो रहा है। वो ऐसे एरियाज़ की तलाश कर रहा है, जहाँ पे जो बिग प्लेयर्स हैं, वो अपनी पोजीशन को ईज़िली एग्ज़ीक्यूट वहाँ पे कर सकें। समझ में आई? तो इस वजह से प्राइस हमारा मूव करता है, जो कि हमारा चार्ट होता है, जो कि हमारा जैसे आप कैंडल्स के थ्रू आप चार्ट देखते हो ना कि जैसे ये हो गया, ठीक है? The big players are not mysterious cartel operating in shadow. They are bank, brokers, institution firm and exchanges on both the buy and sell side. ठीक है? अब इंस्टीट्यूशन में कौन-कौन से लोग आते हैं? मेजरली जैसे कि जो बैंक्स हो गए, बड़े-बड़े बैंक्स हो गए, वो भी इन्वेस्ट करते हैं। ब्रोकर्स हो गए, लिक्विडिटी मतलब कि अपने इंस्टीट्यूशन फर्म्स हो गई, एफआईज आ जाएँगे उसमें, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आ जाएँगे, म्यूचुअल फंड हाउसेस आ जाएँगे, हेज फंड्स आ जाएँगे, प्रॉप फंड्स फर्म्स आ जाएँगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी बिग प्लेयर्स में काउंट होती है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि वो किसी स्टॉक को मूव कर सकते हैं। अब जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करें, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास करीब 12 लाख करोड़ रुपए है। तो वो छोटी-मोटी कंपनी जो 8-10 हज़ार करोड़ की या 20 हज़ार करोड़ की कंपनी है, उनमें अगर बड़ा स्टेक बाय या सेल करेंगे तो उसको मूव कराने की क्षमता रखते हैं। सेम यही चीज़ बाकी प्लेयर भी करते हैं, ठीक है? देयर जॉब इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्यूमुलेट और डिस्ट्रीब्यूट enormous position without moving price against themselves too quickly. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। अगर इतनी लाइन को आपने समझ लिया तो पूरा का पूरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अभी खाली, जिसको भी अगर इंट्रोडक्शन में बोरियत लग रही है तो वो थोड़ा सा आगे जाके बाकी चीजें समझ सकता है, जो 5 हमने जो कंसेप्ट हम बताएंगे। लेकिन ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता चले कि आप किस चीज के लिए काम कर रहे हो। समझ में आई? तो क्या चीज है यहाँ पे? देयर जॉब, किसका जॉब? जो इंस्टीट्यूशन है, जो बिग प्लेयर्स हैं, उनका जॉब है कि एक्यूमुलेट और डिस्ट्रीब्यूट एनॉर्मस पोजीशन विदाउट मूविंग प्राइस अगेंस्ट देम क्विकली। ठीक है? मतलब कि जो स्मार्ट मनी है, जो बिग प्लेयर है, उसका काम ये है कि सीक्रेटली, चुपचाप से वो अपनी इनॉर्मस मतलब कि बिग पोजीशंस को या तो एक्वायर कर ले, या तो बाय कर ले, या फिर सेल कर दे, विदाउट इम्पैक्टिंग द प्राइस ऑफ द एलिमेंट, विदाउट इम्पैक्टिंग द प्राइस ऑफ द एलिमेंट। मतलब कि जो एलिमेंट है, जो स्टॉक है, जो इंडेक्स है, या फिर अगर हम बिटकॉइन की बात करें, क्रिप्टो में कोई सा कॉइन है, फॉरेक्स की बात करें, कोई सी करेंसी है, विदाउट इम्पैक्टिंग, बिग प्लेयर्स सीक्रेटली अपनी पोजीशन को एक्यूमुलेट और सेल वगैरह कर सकें, ये पूरा का पूरा उनका काम होता है। सिंपली मतलब कि जितने बड़े बड़े जो फंड हाउसेस हैं, हेज फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये अगर अपनी पे आ जाए ना, तो किसी भी स्टॉक को ये समझ लो कि 20-20% तक एक दिन में गिरा सकते हैं, इतनी ताकत इनके पास है। लेकिन वो चाहते नहीं है, क्योंकि इसमें ना क्या होता है कि मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगी, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ हो जाएगी, मतलब कि तूफान टाइप का आ जाएगा। अब मान के चलो कि कोई सा एक बड़ा स्टॉक हो गया, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 का कोई स्टॉक है, और उसमें कोई हेज फंड वगैरह की बहुत बड़ी पोजीशन बहुत पहले से लगी हुई है, मतलब कि 8 से 10% उस कंपनी का वो ओन करता है। अगर उसको बेचना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि थोड़ा थोड़ा प्राइस को ऊपर लेके जाएगा और सीक्रेटली सीक्रेटली अपनी पोजीशन को धीरे 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 छोटी छोटी पोजीशन में बेचेगा। एकदम से अगर बेचेगा ना, तो उसमें इसका भी लॉस है और बाकी जो जनता है उसका भी लॉस है। क्योंकि अगर वो एकदम से मान के चलो कि उसके पास 10 लाख स्टॉक है, अगर वो 1 लाख स्टॉक एकदम से मार्केट ऑर्डर लगा के अभी हाल सेल कर दे, बिक तो उसके जाएंगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा नीचे प्राइस चला जाएगा, क्योंकि प्राइस नीचे चेस करता 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 चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? देखो, ऐसे चला जाएगा, जैसे मान के चलो कि कोई स्टॉक 1000 रुपए का है, और किसी स्टॉक मतलब कि किसी म्यूचुअल फंड वाले के पास या हेज फंड के पास 1 लाख उसके स्टॉक्स हैं, और वो हाल के हाल मार्केट ऑर्डर अगर लगा देगा ना, तो प्राइस को तो हाल के हाल फिल करना ही है। जो एक्सचेंज है, उनका काम क्या है? वहां पे कोई ह्यूमन नहीं बैठा है, वहां पे मशीन है, वहां पे
टेक्नोलॉजी है, वो क्या करेगी कि हाल के हाल जहाँ पे भी बायर बैठा होगा ना, जितना भी नीचे बैठा होगा, वहाँ तक जाने की प्राइस कोशिश करेगा। अब मान के चलो ₹1000 प्राइस चल रहा है, तो कुछ-कुछ जो महान लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि ₹400 पे, ₹500 पे, पता चला ₹700 पे अपने बाइंग के कुछ ना कुछ ऑर्डर लगा के रखे होंगे। तो प्राइस वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, एकदम से क्रैश आएगा। आप देखते हो ना कि जो क्रैश क्यों आता है? क्रैश इसलिए आता है कि कोई बड़ा प्लेयर बेवकूफ़ी करके एकदम से मार्केट ऑर्डर लगा देता है, तभी क्रैश वगैरह की सिनेरियो आती है और इसको देख के बाकी जितने भी लोग हैं ना, वो भी पैनिक कर जाते हैं। तभी आप देखोगे कि अगर ये थोड़ा-सा 5-10% का मूव नीचे का लेके आ जाए 1 आध दिन में, तो आप देखोगे बाकी लोग भी पैनिक करके उस स्टॉक की पूरी अस्थैसी कर देंगे। इसीलिए क्या है कि उसमें इनका भी नुकसान है, क्योंकि 1 लाख स्टॉक बेचने पे ही अगर स्टॉक हमारा 20% नीचे गिर गया, तो बाकी के जो 9 लाख स्टॉक है, उनमें उनका प्रॉफिट कितना ज़्यादा कम हो जाएगा। ₹1000 का ये स्टॉक चल रहा था, 1 लाख स्टॉक उन्होंने बेवकूफ़ी करके हाल के हाल बेच दिया जल्दबाजी में, तो स्टॉक का प्राइस आ गया 800, क्योंकि ये बेचेंगे तो बाकी नीचे और भी तो लोग बैठे हैं ना बेचने के लिए। अगर मेरी पोज़ीशन होगी और एकदम से अगर स्टॉक 10% गिर जाए, तो मैं भी कहूँगा कि इसको बेचो भाई, ये तो रुकेगा ही नहीं, पता नहीं कहाँ जाएगा। समझ में आई? तो इस चक्कर में क्या होगा कि उनके जो बाकी की जो पोज़ीशन है, पेंडिंग जो ऑर्डर्स हैं, 10 लाख स्टॉक थे, 9 लाख जो बचे हैं, वो तो 20% की गिरावट पे आ जाएँगे ना। और फिर उनको वहाँ पे बेचने के लिए बायर भी ना मिले, ये भी हो सकता है, वहीं फँसे रह जाएँ। इसीलिए कोशिश उनकी ये रहती है कि चाहे वो बाय कर रहे हो, चाहे वो सेल कर रहे हो, चुपचाप से वो कर लें। ये सारा का सारा उनका पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है और यही हमको स्टडी करना है स्मार्ट मनी कांसेप्ट में। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, अब हम चलते हैं अपने एक-एक करके सारे के सारे कांसेप्ट को सीखने के लिए, ठीक है? तो नंबर 1 कांसेप्ट जो है, जो इम्पोर्टेंट है स्मार्ट मनी कांसेप्ट में, वो है हमारा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? सिंपल क्लस्टर ऑफ ऑर्डर्स एट अ प्रेडिक्टेबल लेवल, मतलब कि ऐसे लेवल पे जहाँ पे आपको पता चले कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा तो नहीं है, लेकिन इसको सिंपल अगर शब्दों में समझाऊँ तो मेरा मानना ये है कि लिक्विडिटी को आप एक शब्द में अगर आपको समझना है, व्हाट इज़ अ लिक्विडिटी, अगर वन वर्ड में आपको जानना है, तो आप ये समझ लो कि वो हैं हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स। पेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है? लिक्विडिटी इज़ नथिंग, जस्ट पेंडिंग ऑर्डर्स, मार्केट में जो डले हुए हैं, मतलब कि इस समय ओपन है, अपने मन में ओपन नहीं है, मार्केट में चार्ट पे लगे हुए हैं वो ऑर्डर्स किसी न किसी प्राइस लेवल पे, वो हमारी एक लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट करता है। अब जैसा कि मान के चलो पेंडिंग ऑर्डर्स में क्या-क्या आ जाएगा? पेंडिंग ऑर्डर्स में सबसे पहली चीज़ हमारी स्टॉप लॉसेस आएँगे। दूसरा हमारा आएगा उसमें टारगेट्स आएँगे, अगर आपने टारगेट वगैरह लगाया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टारगेट वगैरह नहीं लगाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि प्राइस कितना ऊपर जा सकता है, तो ट्रेल करते हैं वो स्टॉप लॉस को अपने। तो मेजर ऑफ द जो चंक है, वो क्या समझा जाता है कि जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, वो हमारे स्टॉप लॉसेस हैं। तो एक्चुअली में जो लिक्विडिटी है, जो रियल वर्ल्ड में लिक्विडिटी है, वो है हमारे स्टॉप लॉसेस, कि ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफ़ाई करना है हमको चार्ट पे, जहाँ पे बहुत सारा पेंडिंग ऑर्डर्स, मतलब कि स्टॉप लॉसेस लगे हों। ये हमारे लिक्विडिटी के पॉइंट्स हो जाएँगे। इसके लिए ना मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताऊँगा, जो आप समझने की कोशिश करना। लिक्विडिटी अगर आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि कौन से लेवल पे हमारी लिक्विडिटी है, किस लेवल पे प्राइस हमारा बहुत ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं, तो उसका ना आइडेंटिफ़ाई करने का एक सिंपल तरीका है। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीज़ें बताएँगे, इक्वल हाई, इक्वल लोज़ और रेंज और पता नहीं क्या-क्या बताएँगे, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बताऊँगा। ये जो रेंज-फेंज है ना, सारी की सारी चीज़ें आप एक शब्द में जान जाओगे, वो है एक वी शेप प्राइस एक्शन का कोई पैटर्न आपको मिल जाए, या फिर आप वी शेप चार्ट पैटर्न आप समझ लो, सिंपल सा, सारे लोग इसको समझ जाएँगे। वी शेप का एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे, वी शेप में, मतलब कि इस तरीके से प्राइस हमारा नीचे आ रहा है, 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 और इसके बाद वो अचानक से वी शेप बना के, मतलब कि इस तरीके से ऊपर चला जाए, उसकी रिकवरी ऐसी हो जाए। प्राइस यहाँ आया, यहाँ पे ऊपर चला गया। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा लिक्विडिटी का पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिक्विडिटी का पॉइंट हो जाएगा। दूसरा, अगर प्राइस हमारा कुछ इस तरीके से जा रहा है, ऊपर की तरफ 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 जा रहा है, और यहाँ से अगर वो नीचे गिर जाए, जैसे कि यहाँ पे गया था, यहाँ से प्राइस हमारा नीचे गिर जाए, तो आप देख रहे होगे यहाँ पे भी एक वी शेप का प्राइस का मूवमेंट आया, तो यहाँ पे भी हमारी लिक्विडिटी, मतलब बहुत सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे भी लग जाएँगे। अब ये लगते क्यों हैं, उसके पीछे का जो रीज़न है ना, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो, वो एकदम ना सिंपल है।
अगर आप इसको समझने की कोशिश करो, वो एकदम सिंपल है। देखो कैसे है, आपको ये बस ये समझना है कि इस ट्रेड में आप हो, आप इस ट्रेड में बैठे हुए हो, ये वाली ट्रेड में। यहाँ पे आपने प्राइस को एक कुछ भी देख लिया, आपने हैमर देख लिया या फिर आपने रिजेक्शन देख लिया, कुछ भी आपने देख के यहाँ पे बाय किया, या फिर इस कैंडल पे ना छोड़ के इस वाली कैंडल पे आपने बाय किया। तो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे? आप हमेशा अपना जो स्टॉप लॉस है वो इस लो पे लगाओगे, इस पॉइंट पे, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसके नीचे प्राइस गया तो फिर जितने भी जो बायर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे हो जाएगी खत्म, जिसकी वजह से आपका जो ट्रेड है वो फेल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपकी तरह पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे क्लस्टर हो जाएंगे, मतलब कि दुनिया भर के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हो जाएंगे। अब प्राइस को सिंपली इस पॉइंट पे आना है और आपके स्टॉप लॉस को हिट करा देना है, जो कि मेजोरिटी ऑफ द केस में होता है। स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा, फिर प्राइस हमारा ऊपर चला जाएगा। तो यही चीज़ होती रहती है। तो लिक्विडिटी क्या हो गया, समझ में आई? पेंडिंग ऑर्डर्स हैं और ऑब्वियस लेवल्स हैं। ऑब्वियस कि वहाँ पर हो ही हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे देखो चार्ट में, इस पॉइंट पे देखो, प्राइस यहाँ गया, यहाँ से एक वी शेप की तरह नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वी शेप, फिर वी शेप। मतलब कि इस पॉइंट्स पे दबा के लिक्विडिटी होगी और इसी तरीके से जितने भी लिक्विडिटी है ना, इनके बेसिस पे आपके सारे के सारे चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। आप देखोगे इक्वल हाइज, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ये सारे के सारे बॉटम, फॉटम, ये सब लिक्विडिटी के बेसिस पे ही बनते हैं। क्योंकि सिंपल क्या है, आपको मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, कि जो बिग प्लेयर है, जो बड़ा पैसा है, उनको अपने ऑर्डर्स फिलफिल करने विदाउट एनी मूवमेंट इन द प्राइस। तो यहाँ पे क्या है कि इस पॉइंट पे बहुत सारे ऑर्डर्स लग जाते हैं। अब क्या है कि अगर यहाँ पे देख रहे होगे आप, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं। किन के स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ऊपर की तरफ हमारे सेलर्स के स्टॉप लॉसेस है, क्योंकि वहां से प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो सेलर्स के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, और सेलर्स के स्टॉप लॉसेस किस साइड लगते हैं? सेलर्स के स्टॉप लॉसेस लगते हैं बाय साइड। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारा, अगर प्राइस यहाँ पहुंच गया तो बहुत सारे सेल साइड के ऑर्डर फिल हो जाएंगे, क्योंकि सेल करने के लिए सामने कोई खरीदने वाला चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशन को अपनी कुछ पोजीशन बेचना है विदाउट एनी मूवमेंट इन द प्राइस, प्राइस में कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है, उनकी बहुत बड़ी क्वांटिटी वो अपनी निकालना चाहें, जैसा कि जो 1 लाख वाला जो हमने एग्जाम्पल दिया था आपको, अगर वही रियल लाइफ में उनको करना है तो सिंपल ऐसा पॉइंट पे वो प्राइस को लेके जाएंगे और उनके 1 लाख क्या, यहाँ पे 5 लाख ऑर्डर सेल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी लिक्विडिटी लगी हुई है रिटेलर्स की। समझ में आई? और एक चीज़ और है कि जो लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने का काम है ना, जो मोस्टली रिटेलर करते हैं, अपन जैसे लोग करते हैं। अपन हैं तो बहुत सारे, लेकिन छोटे-छोटे ऑर्डर, पता चला आपने यहाँ पे 10 स्टॉक खरीद लिए, मैंने 50 स्टॉक खरीद लिए। ऐसे बहुत, हम जो रिटेलर्स हैं ना, वो एक तरीके से काम करते हैं सारे के सारे। यहाँ पे आपने देख लिया, और बहुत सारे लोगों ने जो नॉलेज है उसके हिसाब से क्या है कि यहाँ पे डबल टॉप है, ट्रिपल टॉप है, इस तरीके की चीज़ें हमने पढ़ी हैं, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न। तो उसके बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं और आप देखते हो यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा प्राइस हिट करा देती है। क्योंकि भाई आपका स्टॉप लॉस जब तक हिट होगा नहीं तो उनके ऑर्डर फुलफिल नहीं होंगे। समझ में आई? मेन है उनका ऑर्डर फुलफिल होना। समझ में आई? बस। चलिए, मतलब कि कहाँ-कहाँ पे लिक्विडिटी आपको देखना है? ऑब्वियस स्विंग पॉइंट्स, जो वी टाइप की शेप बना रहा हो, जैसा कि इस शेप में बन रहा है, देखो वी बन रहा है। दूसरा, इक्वल हाइज, इक्वल लोज पे मिल जाएगा, रेंज पे मिल जाएगा, क्योंकि रेंज पे भी क्या होता है, रेंज पे भी एक तरीके से प्राइस एक मूवमेंट ही तो देता है। अब ये जो मूवमेंट आया है, अब एक काम करता हूँ, इसको मैं ना चार्ट पे आपको समझाता हूँ। इसको ना मैं चार्ट पे आपको समझाता हूँ, जैसे ये देखो, ये अभी करंट में बिटकॉइन का चार्ट चल रहा है, ठीक है? अब ये जो मूवमेंट आया है, ये देखो इतना बड़ा मूवमेंट आया कि नहीं आया? आपके सामने ही है, करंट में लाइव चल रहा है हमारा चार्ट, इतना बड़ा मूवमेंट आया है बिटकॉइन में। अराउंड ये कितने पॉइंट्स का होगा? 64,550 से 250, मतलब कि कितना हो गया ये? 250-300 पॉइंट, 250-300 तो नहीं है। 1 सेकंड रुकना, कितने पॉइंट्स हैं, मैं थोड़ा-सा कैलकुलेशन करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक 300 पॉइंट हैं ये, ठीक है? 300 पॉइंट्स इन ये क्या कहते हैं अपना बिटकॉइन में। तो आप देख रहे होगे ये 300 पॉइंट की जो गिरावट है, ये ऐसे ही तो आ नहीं जाएगी। किसी न किसी बड़े प्लेयर ने बेचा होगा। लेकिन बड़ा प्लेयर बेचने से पहले आप देखो ना कहाँ गया? बेचने से पहले वो प्राइस को यहाँ पे इस लेवल पे लेके गया, फिर यहाँ से बहुत बड़ा मूवमेंट आया। देखो आप थोड़ा-सा ध्यान दो इस पे। ये क्या चीज़ हुई है यहाँ पे? अब ये जो इक्वल हाई बना था, यहाँ पे वही चीज़ आ गई जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, सेल वाली।
कि सेलर्स के स्टॉप लॉसेस इस पॉइंट पे होंगे, सेलर्स के स्टॉप लॉसेस इस पॉइंट पे होंगे, तो वो गए अपनी बहुत सारी जो सेल साइड की पोजीशन है यहाँ पे अपनी एग्जीक्यूट करी और आप देख रहे हो कि प्राइस नीचे गिर गया। मतलब कि उनको एक बेस्ट प्राइस भी मिल गया, जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उनको एक बेस्ट प्राइस भी मिल गया और उसके बाद प्राइस हमारा नीचे चला गया। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं लिक्विडिटी टेकन, और ये वाली जो कैंडल है इसको कहते हैं एक रिजेक्शन कैंडल। क्या कहते हैं? एक रिजेक्शन कैंडल। अगर आप चाहते हो कि कैंडल स्टिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊं जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जैसे रिजेक्शन कैंडल हो गई, एब्जॉर्प्शन कैंडल्स हो जाती हैं, डिस्प्लेसमेंट कैंडल है, तो एक पूरी की पूरी कैंडल के ऊपर अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना कैंडल। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, मिनिमम अगर 50 कमेंट्स आ गए तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो कैंडल्स के ऊपर बना देंगे जो एसएमसी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। समझ में आई? अब समझाने का पॉइंट ये है कि यहाँ पे इन्होंने लिक्विडिटी ले ली और यहाँ से प्राइस को एक बहुत बड़ा फॉल करा दिया। तो जितने भी लोग जो सेलर हैं, जो इस पॉइंट पे घुसे होंगे, यहाँ पे सेल किया होगा, जिन्होंने यहाँ सेल किया होगा, उनके स्टॉप लॉसेस उनकी प्रीवियस वाली कैंडल पे ही होते हैं हमेशा, और सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस इस वाले पॉइंट पे होंगे। ठीक है? तो ये एक नया लिक्विडिटी का पॉइंट बन गया, मतलब कि कोई ना कोई पार्टी एक्टिवेट होना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो कितना बड़ा फॉल आया है। अब इसके बाद आप देखोगे, यहाँ पे ये वाला एक लिक्विडिटी का पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे प्राइस आया है और यहाँ से ऊपर गया, मतलब एक तरीके से वी टाइप की रिकवरी दिख रही कि नहीं दिख रही? मतलब कि ऐसी तो नहीं है कि यहाँ जाने के बाद फिर वो ऐसे मरता ऊपर जा रहा हो ना। वी टाइप की रिकवरी बनी है। तो ये वी टाइप की रिकवरी कौन बनाते हैं? ये हमारे इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। मतलब कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बायर्स एक्टिवेट हुए हैं, तो यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेस लगे होंगे जो कोई होते हैं हमारे सेल साइड के। तो इस तरीके से आपके लिक्विडिटी के जो आप पॉइंट्स हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये जो चार्ट है मैं आपको बता देता हूँ, ये इन बायर्स की नीचे लिक्विडिटी लेने आ रहा है। अभी देखो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी लेगा और फिर प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो यहीं पे हम लिक्विडिटी का जो कंसेप्ट है वो हम समाप्त करते हैं। लिक्विडिटी क्या है? ऑब्वियस ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे स्टॉप लॉसेस वगैरह होंगे। जैसे ही लिक्विडिटी को आप मास्टर करोगे, आपकी जो ट्रेडिंग है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है ऑर्डर ब्लॉक्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या है? अगर सिंपल भाषा में आप समझो, सिंपल भाषा में अगर ऑर्डर ब्लॉक को हम समझें कि ऑर्डर ब्लॉक्स आर द लास्ट अपोजिंग कैंडल बिफोर अ स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव। लास्ट अपोजिंग कैंडल बिफोर अ स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव। जो मैं वी शेप की रिकवरी की बात कर रहा था, वी शेप की रिकवरी की बात कर रहा था, जैसे प्राइस यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और इसके बाद बहुत बड़ा इंपल्सिव मूव आया और यहाँ से प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। मतलब कि वी शेप इसने बनाया है यहाँ पे। अब ये तो हमने लिक्विडिटी यहाँ पे हो गई, लेकिन कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे किस कैंडल पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है? जहाँ पे प्राइस आएगा उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, और ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन है लास्ट अपोजिंग कैंडल। अब जैसे कि अपोजिंग, लास्ट अपोजिंग कैंडल, प्राइस यहां से ऊपर गया है तो अपोजिंग कैंडल इस केस में रेड होगी, और अगर प्राइस इस तरीके से नीचे आ रहा हो, यहां से मान के चलो यहां से नीचे आ जाए, तो ऊपर की तरफ जो लास्ट अपोजिंग कैंडल है वो ग्रीन हो जाएगी। इसी तरीके से आप देखोगे तो इस केस में जो ऑर्डर ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा? देखो, इस केस में जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये हो जाएगा आपका, ये वाली कैंडल। इसको हम एक ऑर्डर ब्लॉक समझ लेंगे। मतलब क्या है कि यहाँ पे ये माना जाता है कि इस पॉइंट पे, इस कैंडल पे बहुत सारी चुपचाप से पोजीशन किसकी लगी होंगी? स्मार्ट मनी की चुपचाप से यहाँ पे पोजीशन उन्होंने बहुत सारी लगाई और इसके बाद प्राइस को वो ऊपर ले गए। समझ में आई? ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा अगर ईजी करना है तो अगर नीचे की तरफ का ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो, मतलब कि जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है जो नीचे से प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है, उसमें रेड कलर की होगी, ऊपर ग्रीन कलर की होगी। ये देखो इस तरीके से, ये लास्ट देखो लास्ट है। विक टू विक भी मार्क कर सकते हो, बॉडी टू बॉडी भी मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन है वो बॉडी टू बॉडी कहलाती है। बॉडी टू बॉडी आप मार्क करना, वो ज़्यादा बहुत अच्छे से वर्क करेगी। ठीक है, चलिए। Representing where large orders were likely to be placed, but not every candle qualifies. Real displacement has to be precise. Trader who marks every last candle as an order block end up with too many zones and zero precession. देखो कितनी अच्छी बात लिखी। ऑर्डर ब्लॉक क्या है ना, कि बहुत सारे लोग इसमें ये कंफ्यूजन करते हैं कि वो हर मूव को एक ऑर्डर ब्लॉक समझ लेते हैं, लेकिन जबकि ऑर्डर ब्लॉक में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन तो वो हो गई कि हमारा एक वी शेप की रिकवरी है, और जो वी शेप की रिकवरी आए वो आए स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल के साथ। ये इंपल्सिव मूव आए उसके बाद, इसके बाद क्या है? इंपल्सिव मूव आए।
जो कि बहुत बड़ी एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल से हमको पता चलेगा, तो वो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक का ज़ोन बनेगा। नहीं तो अगर छोटी-छोटी सी कैंडल बन के प्राइस ऊपर जा रहा होगा तो उसको हम एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं समझेंगे, वो इतना अच्छे से काम नहीं करेगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही ये है कि वहाँ पे बहुत मार्केट ऑर्डर बहुत फालतू के और अर्जेंसी में लगाए गए हैं, इसीलिए ये डिस्प्लेसमेंट बनी है। इसको ना आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाए। ये देखो, अब जैसे कि ये देखो यहाँ पे हम हाँ, इसको एक ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे हम। ये वाला देखो, यही वाला एग्ज़ाम्पल है। प्राइस हमारा यहाँ से नीचे आया और यहाँ से आप देख रहे होगे ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसको मैं थोड़ा-सा और ज़ूम करूँगा। इसको मैं थोड़ा-सा और ज़ूम करूँगा ब्रो। देखो, इस वाली कैंडल पर नज़र डालो, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। देखो ना उसमें ऊपर विक है ना नीचे विक है, एकदम प्योर खतरनाक तरीके की कैंडल है। इसी कैंडल को डिस्प्लेसमेंट कैंडल कहते हैं और ये कैंडल तब बनती है जब अर्जेंसी दिखाता है स्मार्ट मनी, मतलब कि यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में मार्केट ऑर्डर उन्होंने ठोक दिए। क्यों ठोक दिए? क्योंकि उनके जितनी भी ऑर्डर हैं वो इस प्राइस पे, इस कैंडल में, इस ज़ोन में लग चुके हैं। जो बड़े ऑर्डर हैं वो लग चुके हैं। अब वो थोड़े ऑर्डर इसलिए करते हैं ताकि ऊपर की तरफ का मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। अब इस कैंडल को देख के क्या होगा कि बहुत सारे जो बायर्स हैं आपके और हमारे जैसे, इसको एनालाइज़ करने बैठे हैं, ट्रेड लेने बैठे हैं, तो उनका साथ उनको मिल जाए, इसलिए वो इस टाइप का जो हरकतें हैं वो करते हैं। और यही हरकतें जो हैं, ये दर्शाती हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड है। अब इस केस में ऑर्डर ब्लॉक अगर मुझे मार्क करना है तो कौन-सा हो जाएगा? कोई बता सकता है कमेंट में? ये वाली देखो, लास्ट अपोजिंग कैंडल, ये वाली है लास्ट अपोजिंग कैंडल, ये हमारी एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगी। समझ में आई? चलिए, इसको हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ये वाली जो कैंडल है ना, इसको बॉडी टू बॉडी बना लो या विक टू विक बना लो, जैसा कि मैंने बोला। विक टू विक भी बना सकते हो, बॉडी टू बॉडी भी बना सकते हो। ये छोटी सी है तो एक काम करो, बॉडी टू विक बना लो, पूरी की पूरी कैंडल बना लो और इसको आप आगे आगे एक्सटेंड कर दो। तो आपको पता चलेगा कि प्राइस इस ज़ोन के पास टच करने इसको आएगा ज़रूर। ये देखो, यहाँ तक आया, इसके बाद प्राइस इधर टैप करेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो ऑर्डर ब्लॉक एक तरीके से क्या है, एक रीविजिटिंग पॉइंट माना जाता है प्राइस के लिए, कि प्राइस इस पॉइंट तक आ सकता है। इस पॉइंट तक प्राइस आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, इम्पल्स के साथ प्राइस ऊपर गया था। मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट बन क्यों रही है? डिस्प्लेसमेंट बनी इसीलिए रही है कि वहाँ पे अर्जेंसी दिखा रहा है स्मार्ट मनी। पूरे ऑर्डर उसके फिलफिल नहीं हुए हैं, तो कुछ ना कुछ ऑर्डर पेंडिंग रह जाते हैं, तो उसके लिए प्राइस यहाँ पे नीचे आएगा और फिर से पेंडिंग ऑर्डर रहेंगी, फिर प्राइस ऊपर जाएगा और आप देखोगे ऑर्डर ब्लॉक की वजह से आपकी एक रेंज भी बनती जाती है। अब जो रेंज बनती है, आप देखते हो कि प्राइस देखो एक रेंज में घूम रहा है, ऊपर नीचे, तो इन वो तो जब बन जाती है तब हमको पता चलती है। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई साहब अब यहाँ से एक रेंज या फिर सपोर्ट या फिर एक रेजिस्टेंस बन सकता है। समझ में आई? ठीक है। ऊपर की तरफ आप देखोगे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के साथ प्राइस ऊपर की तरफ नीचे निकल रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे नहीं। देखो यहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के साथ प्राइस निकल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है एक तरीके से फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है। ये वाला जो लास्ट अपोजिंग कैंडल है ना, ये ग्रीन वाली, ये लास्ट अपोजिंग कैंडल है ग्रीन वाली, इसको आगे ऐसे एक्सटेंड कर देना अपने चार्ट में, क्योंकि जब दोबारा प्राइस यहाँ आएगा ना तो तब उसका रिएक्शन हमको देखना है। समझ में आई? अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे बहुत बड़ी एक रेड कैंडल बननी थी जो हमको एक बहुत अच्छे से ऑर्डर ब्लॉक को समझाती। लेकिन आप देख रहे होगे छोटी-छोटी सी कैंडल बनी, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये इतना ज़्यादा काम नहीं करेगा। यहाँ पे प्राइस ऊपर जाके हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर चला जाएगा। समझ में आई? बस इतना सा काम है ऑर्डर ब्लॉक का। इस इन सब के ऊपर ना डिटेल में एक-एक वीडियो में बनाऊँगा, आप टेंशन नहीं लो। अभी खाली बस ये समझो आपके ऑर्डर ब्लॉक है क्या? फिर इसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है कि अ जब प्राइस एक मूव करता है ट्रेंड में, तो आप देख रहे होगे कि प्राइस स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए ऊपर जा रहा होता है, या ऊपर जा रहा होता है या नीचे जा रहा होता है। ऐसे ऊपर का एग्जांपल लें, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो लिक्विडिटी है, यहाँ पे प्राइस एक रेंज ना बना के 2 सिनेरियो हो सकते थे यहाँ पे। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत अच्छे से आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें ना बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं। ये देखो, अगर आइडेंटिफ़ाई करना है ना आपको कि रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है कि नहीं है, तो वहाँ पे आपको ना कुछ इस तरीके से चीज़ें दिखाई देंगी। देखो, प्राइस यहाँ गया, फिर इसके बाद प्राइस हमारा नीचे आया। एक पुल बैक लेने आता है ना नीचे, ये वाला जो पुल बैक कहलाता है।
इसके बाद आप देखोगे प्राइस दोबारा ब्रेक करके गया, इसको हम स्ट्रक्चर ब्रेक कहते हैं, जिसको ब्रेकआउट भी कहते हैं ना, ब्रेकआउट, रेंज का ब्रेकआउट या किसी भी चीज का ब्रेकआउट, तो इसको हम स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कहते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कोई रेंज वगैरह नहीं है, यहाँ कोई रेंज नहीं है, यहाँ पे सिंपल एक स्ट्रक्चर है, इसको इसने ब्रेक किया है, तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर बॉस कहते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर BOS, बॉस के नाम से हम इसको जानते हैं। अब क्या होगा ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना होके प्राइस इस तरीके से यहाँ जाके फिर नीचे भी तो आ सकता था। तब इस केस में ये हमारा एक वो बन जाता, क्या कहते हैं, क्या बन जाता, डबल टॉप या फिर इक्वल हाई बन जाता। लेकिन वो चीज नहीं हुई यहाँ पे कुछ अलग ही चीज हो गई। तभी तो इसको हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, नहीं तो इसको हम लिक्विडिटी के पॉइंट क्यों नहीं पढ़ लेते। हम इसको बोल देते कि यार यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी लेके फिर नीचे आ गया। हम इसको स्ट्रक्चर पढ़ते ही इसलिए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको हम कंटिन्यूअस मूवमेंट भी कहते हैं। कंटिन्यूअस मूवमेंट के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जरूरी है। जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है तो बिना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किए वो प्राइस ऊपर जा ही नहीं सकता है, उसको कंटिन्यूअस मूवमेंट मिलेगा ही नहीं। क्योंकि अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा तो प्राइस यहाँ से नीचे आ जाएगा, हो सकता है यहाँ पे साइडवेज चला जाए, यहाँ से फिर नीचे चला जाए। इसीलिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमारे स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करने में, हमारे प्राइस को कंटिन्यू मूव करने में हेल्प करता है। समझ में आई? ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब इसी तरीके से ना एक चीज और मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ, जो मेरे को अगले पॉइंट में आपको समझानी थी, जो कि है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। आपको दिखा देता हूँ मैं स्क्रीन पे। और जितनी भी ये पीडीएफ है ना, इसको आप बार बार जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पेड टेलीग्राम चैनल है वो, आप ये नहीं समझना कि फ्री है वो। 500 रुपीज़ है, लाइफ टाइम उसमें आपको एक्सेस मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी अदर चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, जैसे लाइव स्ट्रीम वगैरह हम करते हैं। आज संडे, आज लाइव स्ट्रीम वहाँ पे होगी। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसके बाद आप दूसरा जो पॉइंट देखोगे वो चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो थियोरिटिकल चीज है वो हमें अभी पढ़ के दिखाएंगे, लेकिन अभी आप ये समझो, प्राइस एक कंटिन्यूअस मूवमेंट में ऊपर जाने के लिए उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जरूरत है। यहाँ से प्राइस का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ये इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पे प्राइस गया, फिर यहाँ पे इसने फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर इसके बाद प्राइस नीचे आया, फिर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और फिर प्राइस ऐसे तरीके से ऊपर चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये वाला जो पॉइंट है, जो ये स्विंग लो पॉइंट है, अगर आप इसको एक अप ट्रेंड की तरह समझो या फिर एक बुलिश स्ट्रक्चर की तरह समझो, तो हम इसको एक हायर लो पढ़ते हैं। जैसे ये हमारा हायर हाई हो जाएगा, ये हमारा हायर लो हो जाएगा। जितने भी लोगों को ट्रेंड्स वगैरह का कंफर्मेशन पता है, तो उनको पता होगा कि हायर हाई हायर लो बनाते हुए प्राइस हमारा ऊपर जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हायर लो को ये प्राइस ना ब्रेक कर देगा, हायर लो को ब्रेक कर देगा। अभी तक ऊपर ब्रेक कर रहा था, हायर हाई को ब्रेक करते हुए प्राइस ऊपर कंटिन्यू करते जा रहा था, करते जा रहा था, करते जा रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये हायर लो को ब्रेक कर देगा, और इसको फिर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब कि इसका जो कैरेक्टर है वो चेंज हो चुका है। अभी इसका कैरेक्टर था कि ये प्राइस ऊपर जा रहा था कंटिन्यूअस मोशन में, अच्छे प्राइस एक्शन के साथ, अच्छे स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जा रहा था। लेकिन अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसके कैरेक्टर में आ जाएगा चेंज। अभी ऊपर तो नहीं जाने वाला, यहाँ से नीचे चला जाए वो बात अलग है, या फिर यहाँ से साइडवेज चला जाए वो बात अलग है। लेकिन जितनी स्ट्रेंथ के साथ वो ऊपर जा रहा था, अब वो ऊपर नहीं जाएगा बॉस। समझ में आई? बस इतना सा है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। थ्योरी क्या है वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉट एन एंट्री सिग्नल। बहुत सारे लोग इसको एक एंट्री सिग्नल समझ लेते हैं। एंट्री सिग्नल नहीं है, इट इज अ कंफर्मेशन दैट अ मूव हैज ऑलरेडी बिगन। मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने का साइन ही ये है कि मूव अब बिगन हो चुका है, अब वहां से प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। मोस्ट ट्रेडर ट्रीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एज अ रीजन टू एंटर व्हेन इट एक्चुअली जस्ट द मार्केट टेलिंग यू द डायरेक्शन इज कंफर्म्ड। Trading break of structure after the move is already extended and is one of the most common and costly mistake in SMC। ये लाइन को आप समझना, ट्रेडिंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आफ्टर द मूव इज ऑलरेडी एक्सटेंडेड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉस्टली मिस्टेक इन एसएमसी। मतलब कि ये देखो, बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो उनको पता क्या लगता है कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया
तो फिर वो उसके ऊपर यहाँ पर एंट्री बनाएँगे। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वो एंट्री करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वो सबसे बड़ी ट्रैप में फँस जाते हैं क्योंकि प्राइस नीचे आता है, उनका स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर चला जाता है। आप कहते हो ना कि आपका स्टॉप लॉस क्यों बार-बार हिट हो रहा है? वो इस वजह से हिट हो रहा है, क्योंकि आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को एक एंट्री पॉइंट समझ रहे हो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा फिर मैं एंट्री करूँगा, जबकि एंट्री आपकी इस पॉइंट पे बन जाएगी, नीचे से आपकी एंट्री बन जाएगी। हालाँकि होना ये चाहिए कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे आपको आधी पोजीशन निकाल देनी चाहिए अपनी, पार्शियल पोजीशन वहाँ पे बुक कर लो और बाकी जो पोजीशन है उसको चलने दो। क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर साइन ही कंटिन्यूएशन का है, एंट्री साइन नहीं है। बहुत सारे लोग इसको एक एंट्री साइन समझ लेते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। एंट्री आपकी होगी नीचे इधर, लो पॉइंट पे, हायर लो के पास एंट्री होगी। उसकी बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारी क्राइटेरियाज़ हैं। अभी मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप बस एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बहुत सारी जितनी वीडियोज़ हैं उनको आप देखते रहो। मैं आपको इसमें ना कैंडल स्टिक का जो कंसेप्ट है ना डिस्प्लेसमेंट वाला, उसमें बताऊँगा आपको एंट्रीज़ पॉइंट कैसे आपको आइडेंटिफ़ाई करना है। चलिए, मच्छर आ गया था दोस्तों। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। इसके बाद आप देखोगे चेंज ऑफ कैरेक्टर की क्या थ्योरी है। चेंज ऑफ कैरेक्टर इज द अर्लीस्ट साइन दैट द ट्रेंड मे बी शिफ्टिंग, द फर्स्ट वायलेशन ऑफ करंट स्ट्रक्चर, बट हियर इज व्हाट नोबडी टेल्स यू। Change of character fails consistently when liquidity has not been taken first. Buying a chalk before a stop hunt happen actually directly into a trap. ठीक है, चलिए देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहला साइन होता है कि जो हमारा करंट स्ट्रक्चर चला हुआ आ रहा था, नीचे से ऊपर की तरफ प्राइस जा रहा था, उसका उसने वायलेशन किया है। मतलब कि वो स्ट्रक्चर अब कंटिन्यू नहीं रहेगा, पहला साइन है उसका, लेकिन फाइनल साइन भी नहीं है। क्योंकि इसमें ना आपको एक चीज़ मैं बताऊँगा जो हम आगे वाले पॉइंट में पढ़ने वाले थे, जो कि एक इंड्यूसमेंट होता है। मतलब कि प्राइस वहाँ की लिक्विडिटी ले ले। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखो, प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ये जिसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, वो तब तक माना नहीं जाएगा जब तक इधर की प्राइस हमारी लिक्विडिटी ना ले ले। जैसे ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था ना, जिसकी वजह से ये हायर लो कन्फर्म हुआ। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैं सोचा था आपको एडवांस लेक्चर में बताने की कोशिश करूँ। चलिए अभी आप समझ लो थोड़ा-सा हल्का-फुल्का। देखो, एक चीज़ यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, उसके पहले हम हायर लो को नहीं मानते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हम मानेंगे कि ये जो लोएस्ट पॉइंट है, वो हम हायर लो मानेंगे। आप देखोगे कि जब प्राइस चलता है तो इस तरीके से तो चलता नहीं है जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। प्राइस बहुत रैंडमली चलता रहता है, ऐसे, 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 ऐसे। मतलब बहुत सारे लोज़ और हाईज़ बनते हुए आपको दिखाई देंगे। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट है ना, वो हमारा हायर लो हो जाएगा। समझ में आई? लेकिन जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, वो ऊपर की लिक्विडिटी लेके, ऊपर का जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, उसको करके ही वहाँ पे होगा। मतलब कि आपको रिजेक्शन के साइन ऊपर से ही दिखाई दे जाएँगे। ये समझाने का मतलब ये था कि प्राइस हमारा इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो बहुत स्ट्रांगली कैंडल बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने वाला होगा ना, तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से रिजेक्शन वाली कैंडल्स देखने को मिलेंगी एकदम टॉप पे, जो कि दर्शाती हैं कि हमारी लिक्विडिटी ले ली गई है। इस तरीके से विक्स वाली आपको कैंडल देखने को मिलेंगी। और फिर यहाँ के बाद जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, जो हायर लो ब्रेक होगा, वो हमारा एक प्रिसाइज़ होगा। नहीं तो अगर स्ट्रांगली बिहेव कर रहा होगा ना, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर करके भी प्राइस थोड़ा-सा साइडवेज़ होके फिर ऊपर चला जाएगा, ना कि नीचे जाएगा। समझाने का पॉइंट बस इतना था। आप बस ये समझो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर इज़ द फर्स्ट साइन दैट जो करंट स्ट्रक्चर चला आ रहा था नीचे से ऊपर की तरफ, अब वो खत्म होने वाला है, सिंपल सी बात। ठीक है? लिक्विडिटी आपको ग्रैब कैसे देखने को मिली? इस तरीके से, ये विक्स दिख रही है ना, इस तरीके से आपको विक्स देखने को मिलेंगी। ये सारी चीज़ें आपको चार्ट पे बताऊँगा, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और समझिए, जो लास्ट चीज़ है हमारी, वो है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट इज़ अ ट्रैप लेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है? ये जितनी भी 4-5 चीज़ें पढ़ी है, इसके बिना वो अधूरी हैं। देखो, इंड्यूसमेंट पता क्या है? एक तरीके से अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, तो एक फेक मूव जस्ट फॉर ट्रैपिंग द रिटेलर्स। रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए जो मूव रचा जाता है ना, उसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। देखो, जैसे कि आप ये समझो, प्राइस हमारा अच्छा खासा इस रेंज में चल रहा था। इस रेंज में प्राइस हमारा चल रहा था और आप देखोगे यहाँ पे एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा-सा एक ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल जाएगा।
तो ये ब्रेकडाउन देख के क्या है ना कि बहुत सारे जितने भी रिटेलर्स हैं ना वो रियल टाइम में यहाँ पे पोजीशन डाल देंगे अपनी सेल साइड की, और आप देखोगे दूसरी ही तीसरी कैंडल में प्राइस हमारा ऊपर चला जाएगा और ये रुकेगा ही नहीं साला, ये बहुत ऊपर चला जाएगा। मतलब कि पूरा का पूरा ट्रेंड आपसे मिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस और लॉस करा के बैठ चुके हो। तो ये वाला जो मूव है, ये पता किस लिए आता है? ये लोगों को एक तो पहली बात तो यहाँ पे लिक्विडिटी फिल हो जाती है, क्योंकि सेल साइड अगर आपको ऑर्डर लगाना है तो सामने कोई बेचने वाला होना चाहिए। तो सामने जो बाय साइड के जो लोग हैं, जो स्मार्ट मनी है, उनके ऑर्डर बहुत ज़्यादा फिल हो जाते हैं। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें ना दोनों पार्टी बाहर हो जाती हैं एक तरीके से। देखो, अगर आपने यहाँ पे सेल किया तो ऊपर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे तो बायर्स आएँगे आपके स्टॉप लॉस हिट करा देंगे। दूसरा, यहीं से प्राइस ऊपर अगर चला जाता तो जितने भी लोग यहाँ पे बाय करे बैठे थे उनका प्रॉफिट हो जाता। तो यहाँ पे आप देखोगे बायर्स भी हट गए, सेलर भी हट गए, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मूव में स्मार्ट मनी पैसा कमा रहे हैं और कोई कमा ही नहीं रहा है इस मूव में। इसीलिए इंड्यूसमेंट जो है ना बहुत ट्रिकी चीज़ होती है। लेकिन अगर आपने इंड्यूसमेंट को मास्टर कर लिया तो समझ लो कि आपके मज़े आ जाएँगे। आपको मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ फिर समझाता हूँ। थ्योरी-म्योरी आप भूल जाओगे एकदम, ठीक है? थ्योरी भूल जाओगे। देखो, इंड्यूसमेंट का मतलब है एक तरीके से फेक ट्रैप। मैं आपको दिखाता हूँ कि फेक ट्रैप कैसा होता है। यहाँ पर कहीं दिख जाए ब्रो, फेक ट्रैप, फेक ट्रैप, फेक ट्रैप। 1 सेकंड दीजिए मुझे, मैं इसमें आइडेंटिफ़ाई कर लूँ ना थोड़ा-सा। हुँ, एक काम करते हैं, बड़ा टाइम फ्रेम करके देख लेते हैं 15 मिनट का, थोड़ी ज़्यादा कैंडल्स आ जाएँगी बिटकॉइन की, ठीक है? अ अ अ अ, हाँ, ये देखो। और एक चीज़ और है, इंड्यूसमेंट आपको रोज़-रोज़ देखने को नहीं मिलेंगे, नहीं तो आप कहोगे डेली मेरे को मिल जाए। ये कभी-कभी होने वाला फिनोमेना है। डेली लोगों को ट्रैप नहीं किया जाता है, डेली वो खाली लिक्विडिटी और गलत स्टॉप लॉस और एंट्री की वजह से हारते हैं। लेकिन ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा समझ लो क्रांतिकारी पॉइंट होता है। अगर ये जब आप कैप्चर करना सीख जाओगे, हफ्ते में 1 आध ट्रेड मिलेगी लेकिन बहुत तगड़ी मिलेगी। देखो, इस केस में क्या हुआ इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। प्योर इंड्यूसमेंट का यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चला आ रहा था और उसके बाद ना क्या किया उसने, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर नज़र डालो, तो वो एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है, ये देखो। बनाना रेंज, लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो ग्रीन रेड कैंडल है, इस पे नज़र डालना, इसने इन सबको मैनिपुलेट किया। इसने इन सबको यहाँ पे मैनिपुलेट किया। इसको ना मैं एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन खींचता हूँ यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा, ये देखो। अब जब आप इसको रियल टाइम में बनता हुआ देखोगे, अभी भूल जाओगे आगे कोई चार्ट बना हुआ है आपका। आगे कोई चार्ट बना हुआ है, ये वाला भूल जाओगे, यहाँ कुछ नहीं है। इस रेड कैंडल तक सोचो कि चार्ट अभी तक यहीं तक ही बना हुआ है। तो आप इस रेड कैंडल को देख के जब रियल टाइम में ये बन रही होगी तो आप क्या अंदाज़ा लगाओगे? आप कहोगे कि यार ये इस रेंज का इसने ब्रेकआउट किया है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी बायर्स थे जो प्राइस को ऊपर लेके जा रहे थे, उन सबके स्टॉप लॉसेस इन लोगों ने हिट किए हैं। तो यहाँ पे सेल साइड बहुत तगड़ा मूव आना चाहिए, क्योंकि भाई बायर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं सेल साइड, तो यहाँ पे तो प्राइस अब नीचे जाना चाहिए। लेकिन आप देखोगे दूसरी ही कैंडल में प्राइस इतना खतरनाक आया कि यहाँ पे जितने भी जो सेल साइड के लोग थे, उन सबके स्टॉप लॉस हिट करके और प्राइस हमारा ऊपर चला गया। तो इसको क्या कहते हैं, एक फेक ट्रैप, और ये है हमारा इंड्यूसमेंट। इस चीज़ को अगर आपने समझना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये ना बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसमें दोनों पार्टी यहाँ से हट गईं। बायर भी यहाँ से हट चुका है, सेलर भी यहाँ से हट चुका है। कैसे हट चुका है वो थोड़ा समझ लो, फिर वीडियो को हम समाप्त करेंगे। यहाँ पे जितने भी लोगों ने सेल किया होगा, उनके स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे होंगे या फिर इसकी प्रीवियस वाली कैंडल पे होंगे। इससे ज़्यादा और ऊपर कहीं प्राइस रखेगा नहीं स्टॉप लॉस। बहुत सारे लोग होंगे जो बेवकूफ़ यहाँ इतना बड़ा स्टॉप लॉस रख लेंगे। ना, ना, ना। मोस्टली जितने भी लोग यहाँ पे सेल करके गए होंगे वो उसकी प्रीवियस वाली कैंडल पे इस पॉइंट पे आप मेजॉरिटी ऑफ द जितने स्टॉप लॉस हैं वो यहाँ पर लगे होंगे। बायर्स के स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स पे इस वाले पॉइंट पे लगे होंगे, जो यहाँ पे बाय करके गए, जो यहाँ बाय करके गए, जो यहाँ बाय करके गए। तो आप देख रहे होगे सबसे पहले क्या हुआ, जितने भी बायर्स थे उनको आउट किया, यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस हिट किए। फिर सेलर्स को अट्रैक्ट किया ताकि बाय साइड की पोजीशन स्टॉक स्मार्ट मनी की फिल हो सके, और यहाँ पे फिर सेलर को भी आउट किया। अब यहाँ पे दोनों बंदे आउट हो गए, अब दोनों घबराए हुए बैठे हैं और देख रहे हैं बस प्राइस को। प्राइस हमारा देख रहे हो कि ऊपर जाते ही जा रहा, जाते ही जा रहा, जाते ही जा रहा। ये चीज़ होती है। ये मूव कैप्चर आप कर सकते थे, बहुत ईज़िली कैप्चर कर सकते थे अगर आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट में इंड्यूसमेंट की या थोड़ी बहुत प्राइस एक्शन की नॉलेज होती। ठीक है?
तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत ही कम लोग देखते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि यस आई एम वॉचिंग। और आप देख रहे होगे ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको बहुत सारे जितने भी लेक्चर्स हैं ना हमारे, उन सब की आप देखोगे तो यहाँ पे आपको वो मिल जाएंगी, क्या कहते हैं, पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, जिसको आप डाउनलोड करके फ्यूचर में आप देख सकते हो बहुत अच्छे से और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और आप देख रहे होगे आज लाइव स्ट्रीम हमको यहाँ पे करनी है। और बहुत अच्छी लाइव स्ट्रीम करते हैं क्योंकि बहुत क्वालिटी के लोग हैं। ये देखो बैंक निफ्टी के ऊपर एक मास्टर क्लास बनाई थी 5 घंटे की, उसके बाद देखो पूरी की पूरी बैंक निफ्टी यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाई गई है। ये क्या है ना कि आपके नोट्स हैं, क्योंकि मुझे पता है आप नोट्स तो बना नहीं रहे हो। ये लेक्चर इतना चला है, 1 घंटा चलने वाला है, आपने इसके कोई नोट्स बनाए? नहीं बनाए। अभी भूल जाओगे आप, देख के क्या फ़ायदा हुआ आपका? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो नोट्स आपके ऑटोमेटिक बने हुए यहाँ पे मिल रहे हैं। वन टाइम फ़ीस है ₹500, किस लिए है? जस्ट बिकॉज़ कि आप थोड़ा सिंसेरिटी होके काम करो। अगर इसको मैं फ्री कर दूँ, तो आप इतने सिंसियर रहोगे नहीं। आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप मैसेज देखो ना देखो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पैसा दे दोगे तो आपको लग रहेगा इस ग्रुप को छोड़ोगे भी नहीं और इसके प्रति आपकी जो वैल्यू है वो भी अच्छी रहेगी। तो इसीलिए पैसा लेने का जो मकसद है वो ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर यहीं पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोग आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।